हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सेकंड पार्ट के बारे में। बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं ये भी हम कवर कर चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं जो डिसोल्यूशन के टाइम पर पास की जाती हैं। कंप्लीट जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो सारी हम करवा चुके हैं। बैलेंस शीट में से एसेट्स और लायबिलिटीज को जब क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है, तब कौन सी जर्नल एंट्रीज आती हैं। एसेट्स अगर मार्केट में बिकेंगी, कोई पार्टनर ले जाएगा या फिर कोई क्रेडिटर ले जाएगा, तो एंट्री क्या आएगी। लायबिलिटी की पेमेंट कैसे की जाएगी, लायबिलिटी की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पार्टनर लेता है तो क्या जर्नल एंट्री आएगी। रियलाइजेशन के अकाउंट्स और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में रियलाइजेशन अकाउंट तो आता ही आता है, लेकिन साथ में जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं जो प्रिपेयर करनी चाहिए वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तीन ऐसी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज की जो एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। वो कौन कौन सी है। पहली एंट्री एसेट को रियलाइज करने की, यानी एसेट को मार्केट में बेचने की। दूसरी एंट्री लायबिलिटी की पेमेंट करने की, और तीसरी एंट्री जिसमें आपको रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, बियर करने होते हैं। तो ये तीन एंट्रीज हैं, ये तो आएंगी ही आएंगी। तो सबसे पहले हम ना इसका एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की तरफ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री की, दैट इज सेल ऑफ एसेट्स। अब रियलाइजेशन के टाइम पर जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले एसेट्स बैलेंस शीट में से क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं। तो ट्रांसफर करने वाली एंट्री एग्जाम में नहीं आती है, पूछी भी नहीं जाती है, सीधा सेल करने की एंट्री पूछी जाती है। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। अब एसेट अगर है बिजनेस में और अगर उसको बेचने का फैसला लिया गया है तो तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। सिचुएशन नंबर 1, हो सकता है वो एसेट मार्केट में सेल हो गई हो। ऑब्वियसली अगर वो एसेट मार्केट में सेल हुई है तो हमें पैसा मिलेगा, कैश हमारे बिजनेस में आएगी। कैश होती है एसेट, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट किया जाता है। एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऑब्वियसली क्योंकि हमें रियलाइजेशन अकाउंट के साथ ही इसका ट्रीटमेंट करना है, इसलिए हर एंट्री में डेबिट या क्रेडिट रियलाइजेशन होगा ही होगा। कुछ चुनिंदा ऐसी एंट्रीज होंगी जहां पर रियलाइजेशन अकाउंट की बात नहीं की जाएगी। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि वो एसेट कोई पार्टनर ले गया हो। तो सिंपल है ना, अगर एसेट मार्केट में बिकी है तो कैश आएगा। अगर वही एसेट कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर तो कैश नहीं देगा ना, तो हम उसके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। पार्टनर के अकाउंट में से डिडक्ट करना मतलब पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करना। जो भी पार्टनर है, मान लो एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दोनों एंट्रीज में आप सिमिलैरिटी देख रहे हो। रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट ही हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी। डिफरेंस किस चीज का है, यहां पर हमें पैसा मिल रहा था, कैश आ रही थी, इसलिए कैश डेबिट। यहां पर हमारे पास कैश नहीं आ रही थी, हम पार्टनर के अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि वो जो एसेट है कोई क्रेडिटर ले गया हो इन एक्सचेंज ऑफ द पेमेंट। मान लो हमने किसी क्रेडिटर को, किसी लायबिलिटी को 20-30 हजार देने थे, उसने कहा पैसे देने के बजाय ये एसेट ही मेरे को हैंड ओवर कर दो। तब एंट्री क्या आएगी, ऑब्वियसली इस सिचुएशन में नो एंट्री। अगर फुल एंड फाइनल पेमेंट के लिए कोई क्रेडिटर या कोई लायबिलिटी हमारी एसेट टेक ओवर कर रहा है तो उस केस में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट सिचुएशन। अच्छा,
अब हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सेकंड जर्नल एंट्री की। सो सेकंड जर्नल एंट्री किस चीज के बारे में? लायबिलिटी की पेमेंट करने के बारे में। सो सेकंड सिचुएशन, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज की पेमेंट करने में भी दो सिचुएशन आएंगी। सिचुएशन नंबर 1, अगर तो हम पेमेंट कर देते हैं, मतलब फर्म जो है वो इंडिविजुअली अपनी हर एक लायबिलिटी को पर्सनली पे करती है, तो एंट्री क्या आएगी? ऑब्वियसली हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमसे जा रही है, एसेट, एसेट जब कम होती है तो क्रेडिट किया जाता है। सो टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे? ऑब्वियसली रियलाइजेशन, क्योंकि हम अकाउंट कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। हमारी लायबिलिटी कहां ट्रांसफर हो चुकी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है? हो सकता है कि वो एसेट वो लायबिलिटी जो है वो कोई पार्टनर कह दे कि भाई ये लायबिलिटी के पैसे मेरे को दे दो, मैं अपने आप लायबिलिटी चुका दूंगा। मतलब फर्म जो है वो डायरेक्टली लायबिलिटी पे नहीं कर रही है, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर रही है, वो पहले पेमेंट पार्टनर को दे रही है, फिर पार्टनर पर्सनली उसको जाके वो पेमेंट कर देता है। तो इस सिचुएशन में सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू किसको करेंगे? ऑब्वियसली पैसे पार्टनर को दिए गए हैं तो पार्टनर के अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए। जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं ना, लायबिलिटी, क्रेडिट द गिवर। सो टू एक्स कैपिटल। तो ये हमारे पास दो सिचुएशन है। इसके अलावा थर्ड सिचुएशन क्या आ सकती है हमारे पास? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसको भी हम सेपरेटली कर लेते हैं। सो थर्ड है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इसमें भी हमारे पास तीन सिचुएशंस आ सकती हैं। सिचुएशन नंबर 1, अगर तो वो पेमेंट फर्म खुद कर रही है, पेड बाय फर्म, अगर तो वो पेमेंट फर्म खुद कर रही है तो ऑब्वियसली पैसा जा रहा है, एसेट जा रही है, एसेट कम हो रही है, और एसेट जब कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सो एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक। सो ये हमारे पास है फर्स्ट सिचुएशन, जिसमें पेमेंट जो है वो फर्म कर रही है। अच्छा, सेकंड सिचुएशन क्या आ सकती है? बी, हो सकता है कि फर्म जो है वो पार्टनर को कह रही है, या फिर पार्टनर ये कह रहा है कि भाई मैं पेमेंट कर देता हूं फर्म के बिहाफ पर। फर्म जो है वो पार्टनर को कह रही है कि आप मेरे बिहाफ पर पेमेंट कर दीजिए, या फिर पार्टनर खुद कह रहा है कि भाई मैं आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दूंगा। यानी पेमेंट करनी तो फर्म को चाहिए थी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की, लेकिन कर किसने दी? पार्टनर ने कर दी। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर को पैसे दे दिए जाएंगे, क्योंकि पार्टनर ने तो पर्सनली पेमेंट की है ना। पर्सनल ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में आती नहीं है। मान लो 10,000 खर्चा हुआ था, 10,000 का खर्चा पार्टनर ने खुद अपनी पॉकेट में से पे किया है, तो वो 10,000 के खर्चे को बियर करने की एंट्री जो पार्टनर ने बियर की है वो तो नहीं आएगी, लेकिन फर्म के बिहाफ पर पार्टनर ने पेमेंट की है ना, दैट इज वाई फर्म पार्टनर के अकाउंट में वो 10,000 डाल देगी। सो पेड बाय पार्टनर on behalf of firm। सो फर्म के बिहाफ पर पार्टनर अगर पेमेंट कर देता है तो एंट्री क्या आएगी? अगेन यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
और यहां पर अब हम कैश या बैंक नहीं लिखेंगे, पार्टनर के अकाउंट में पैसा डाल देंगे क्योंकि पैसा पार्टनर ने दिया। सो टू एक्स कैपिटल। सो ये हमारे पास होगी सेकंड सिचुएशन जिसमें कहा गया कि पार्टनर पेमेंट कर रहा है लेकिन फर्म के बिहाफ पर। ये हो गई सेकंड सिचुएशन। अब हमारे पास बची लास्ट थर्ड सिचुएशन। तो उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। सो सी सिचुएशन। अब इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है कि फर्म ने पार्टनर को हायर किया हो डिसोल्यूशन का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए और कहा हो कि हम आपको सैलरी देंगे। तो उस सिचुएशन में दो कंडीशंस आती हैं। कंडीशन नंबर 1, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पार्टनर ने बियर करने थे ऑब्वियसली, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को हायर किया था कि भाई हम आपको खर्चा पानी दे देंगे, सैलरी दे देंगे, तनख्वाह मिल जाएगी आपको, बस आपको रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर करने हैं। फर्म ने पार्टनर को कहा कि हम आपको 10,000 सैलरी देंगे, खर्चा चाहे 50,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, मतलब खर्चा चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, बियर आपको करना है, हम आपको ऑन सैलरी बेसिस रख रहे हैं। सो पार्टनर ने पर्सनली जो खर्चे बियर किए होंगे उसकी एंट्री तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, लेकिन फर्म पार्टनर को जो सैलरी दे रही है उसकी सर्विसेज यूज करने के लिए उसकी एंट्री तो हमें रिकॉर्ड करनी है ना। तो क्या आएगी एंट्री? सेम, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, क्योंकि एक्स को पैसा देना है ना, एक्स पार्टनर है, उसको सैलरी दी गई है। तो ये एंट्री कौन सी है? एक्सपेंसेस की नहीं, ये है एंट्री सैलरी पे करने की। अब इसमें सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है, सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई पार्टनर को हायर तो कर लिया गया लेकिन पार्टनर ने फिर भी पैसे नहीं दिए, पैसे फिर भी फर्म को ही देने पड़े। तो इसमें क्या होगा? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्म ने पार्टनर को हायर किया, उसने कहा कि हम आपको 10,000 सैलरी देंगे, आप खर्चा बियर कर लेना। पार्टनर ने सैलरी ले ली लेकिन खर्चा भी बियर नहीं किया, वो कहीं चला गया, आउट ऑफ स्टेशन था या किसी भी रीजन से। तो उस सिचुएशन में दोबारा से पैसे किसको देने पड़े? फर्म को देने पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में दो एंट्री आएंगी। तो सेकंड केस में हमारे पास 2 एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री जिसमें फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, तो क्या एंट्री आएगी? सेम यही, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। तो ये पहली एंट्री कौन सी हो गई? सैलरी देने की। अब सेकेंड एंट्री इसमें बी, सेकेंड एंट्री क्या आएगी? फर्म ने ही पैसे दिए हैं। अगर फर्म ने पैसे दिए हैं तो पार्टनर को सैलरी को दी थी भाई। तो इसका मतलब अब फर्म जो है वो पार्टनर के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगी। सो एंट्री क्या आएगी? एक्स कैपिटल टू बैंक या फिर टू कैश। यानी पैसे की पेमेंट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट पार्टनर ने करनी थी लेकिन पार्टनर तब अवेलेबल नहीं था, इसलिए फर्म ने क्या किया? फर्म ने पार्टनर के अकाउंट से पैसे यहां से डिडक्ट किए। ये डिडक्शन की एंट्री हो गई। ठीक है, पार्टनर के अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट की और ये पेमेंट करने की एंट्री हो गई। सो ये दो एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टूडेंट्स को हर बार कंफ्यूज करती है। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट, अगर मार्केट में एसेट सेल की जाती हैं तो एंट्री क्या आएगी? 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट, अगर लायबिलिटी की पेमेंट करनी है तो उस केस में 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। और थर्ड, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो इसमें 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली, देन सेकेंड और ये थर्ड वाली के 2 पार्ट्स। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करें। सो चलिए जल्दी से यहां पर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो क्वेश्चन हमारे पास है, पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।
तो ये अलग अलग जर्नल एंट्रीज हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। 10,000 का लोन जो पार्टनर ने दिया था फर्म को, यानी फर्म की लायबिलिटी थी, अब डिसोल्यूशन के टाइम पर फर्म को वो पैसा वापस करना होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, चाहे लोन पार्टनर दे फर्म को, चाहे लोन फर्म दे पार्टनर को, इनका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन में कभी नहीं आता। रियलाइजेशन में अकाउंट में ये ट्रांसफर नहीं किए जाते और ना ही इनका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में आता है, इनकी डायरेक्ट पेमेंट की जाती है। दोनों सिचुएशंस में अगर बता दूं तो फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे कि हमें यहां पर गिवन है एडवांस्ड बाय अ पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो लोन की रीपेमेंट की जाएगी, कैश कम होगा बिजनेस का जब कैश कम होता है, एसेट जब कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट ना, तो एंट्री क्या आएगी, टू बैंक या फिर कैश। और इसमें यहां पर हम अब डेबिट किसको करेंगे, ऑब्वियसली लोन कम हो रहा है, लोन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो मान लो एक्स पार्टनर का लोन था, तो यहां पर लिखेंगे एक्स लोन अकाउंट डेबिट। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकती है, हो सकता है कि पार्टनर ने लोन लिया हो, तो अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो डिसोल्यूशन के टाइम पे वो वापस मिल जाएगा, तो एंट्री क्या आएगी, ऑपोजिट। पैसा हमारे पास आ रहा है, एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन कह लीजिए या फिर एडवांसेस कह लीजिए, डन। दोनों सिचुएशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। कहीं पर रियलाइजेशन नहीं आया, कहीं पर पार्टनर्स कैपिटल यहां पर नहीं आया, तो ये एंट्री हमें पास करनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बी केस, एक्स अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट दैट इज टाइपराइटर एट 300। अभी मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम टाइम रियलाइजेशन में एसेट्स की रियलाइजेशन होती है। ये सेकंड सिचुएशन है, अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाए और पैसा ना दे तो हम उसके अकाउंट में से उस एसेट की अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। तो क्या एंट्री आएगी, बी केस में एक्स पार्टनर है ना, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट 300 एंड 300। अब ये एंट्री पास क्यों की गई, ऑब्वियसली एक्स से हमने पैसे लेने हैं, एक्स से हमने पैसे लेने हैं, अब वो पैसे तो नहीं दे रहा इसलिए हम उसके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। और यहां पर रियलाइजेशन क्यों आया, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट्स ट्रांसफर कर चुके हैं, इसीलिए यहां पर रियलाइजेशन ही आएगा। हां, अगर ये एसेट मार्केट में कैश में बिकी होती तो यहां पर हम पार्टनर के नेम की बजाय क्या लिखते, कैश लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा आया, एसेट बढ़ी, डेबिट किया टू रियलाइजेशन। लेकिन यहां पर एसेट मार्केट में नहीं बिकी, पार्टनर लेके जा रहा है, तो जब पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो उसका नेम यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है सी पॉइंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया होता है। एसेट साइड जब भी आपको ये दिया हो तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ऑब्वियसली लॉस है, पार्टनर्स इसको बियर करेंगे। जब लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पैसे दिए जाते हैं, पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। जिनको पैसे देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन क्योंकि ये लॉस है तो लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे, तो क्या एंट्री आएगी, पार्टनर्स का अकाउंट यहां पर हम डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट 30,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई गई है। इन द एब्सेंस ऑफ रेशियो वी एज्यूम दैट इज इक्वल। हम एज्यूम करते हैं ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, तो 10-10-10 डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये लॉस था। लॉस तो सर डेबिट होता है, लेकिन आपने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि लॉस हमारा कम हो रहा है। लॉस का बैलेंस क्या होता है? मॉडर्न रूल्स पता है ना जर्नल एंट्री के, लॉस डेबिट बैलेंस होता है। अगर लॉस को बुक्स में से निकालना है, कम करना है, तो क्रेडिट करेंगे। सो दैट इज वाई हमने यहां पर इसको क्रेडिट किया है। नेक्स्ट डी, एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 1,25,000। अभी ये बिगिनिंग वाली एंट्रीज थोड़ी आसान लग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी डिफिकल्ट वाली एंट्रीज भी आती जाएंगी। अब जैसे यहां पर बहुत ही सिंपल एंट्री कह रहे हैं, हमारी एसेट जो है वो 1,25,000 की बिक गई, तो ठीक है, क्या एंट्री आएगी? बिक गई मतलब कैश या बैंक। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल, मार्केट में बिकी है, पार्टनर लेके जाता तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन ई, वाई हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इज पेड 2,000 फॉर दिस सेम। यानी पार्टनर को हायर किया गया रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर करने के लिए और कहा गया कि हम आपको 2,000 रुपए देंगे। इस केस में क्या एंट्री आएगी? ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, देखो वही एंट्री ज्यादातर आ रही हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश दी होती, खर्चे फर्म ने खुद बियर किए होते, तो यहां पर आता टू कैश। लेकिन क्योंकि अब हमने पेमेंट पार्टनर को की है, तो पार्टनर के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, जो खर्चा होगा वो पर्सनली बाद में बियर कर लेगा। सो टू वाइज कैपिटल, दैट इज 2,000 एंड 2,000। अगर फर्म ने कैश पे की होती तो यहां पर कैश आ जाता, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है एफ पॉइंट, क्रेडिटर्स आर पे 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 30,000। हमने क्रेडिटर्स को 30,000 देने थे, लेकिन 28,000 दे दिए और बाकी पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिला। तो क्या इस जर्नल एंट्री में हम डिस्काउंट शो करेंगे? नहीं भाई, जब बुक्स ही हम बंद कर रहे हैं, हमारी पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, हम आगे बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते, तो डिस्काउंट हम शो क्यों कर रहे हैं? तो ये ध्यान रखना है एग्जाम में, ये 2,000 का डिफरेंस डिस्काउंट में शो नहीं करना है। ये अपने आप रियलाइजेशन के अकाउंट में एज अ प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है फुल एंड फाइनल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक। सो टोटल 28,000 और जो 2,000 का डिफरेंस है वो हमें शो नहीं करना है कहीं पर भी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट हो रहा है। नेक्स्ट जी पॉइंट हमारे पास है, देयर वॉज फर्नीचर वर्थ ₹50,000, वाई टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। तो यहां पर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहां पर हम कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि टोटल फर्नीचर जो है वो 50,000 का है, इसका हाफ जो है वो वाई लेके जा रहा है, वाई टुक 50% मतलब 25,000, बाकी बचा हुआ 25,000 क्या होगा वो हम आगे रीड कर लेते हैं। पार्टनर जो लेके जा रहा है वो 10% के डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, सो माइनस 10% दैट इज 2,500। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,500। तो ये पार्टनर लेके जा रहा है। अब अगर इसको पार्टनर लेके जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले हम वो पास कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री जी केस की फर्स्ट एंट्री सिंपल है ना, अगर एसेट मार्केट में बिकती तो कैश अकाउंट डेबिट लिखते क्योंकि पैसा आ रहा था, लेकिन अब पैसा नहीं आएगा क्योंकि एसेट पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी वहां से अमाउंट डिडक्ट करने के लिए हम पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो पार्टनर है वाई,
एंट्री आ जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट 22,500 और जो बाकी लॉस हुआ है, एसेट सस्ते में बेचनी पड़ी है, उसका लॉस भी हमें शो नहीं करना है क्योंकि फॉर्म के बुक्स बंद हो रही हैं। आगे हमें कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू अब कितनी बची? 25,000। इसमें प्लस कर दो 30%, ये आ जाएगा 7,500, यानी मार्केट में ये बिकी है 32,500 की। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? यहां पर हम पास कर लेते हैं सेकेंड एंट्री। अब क्योंकि मार्केट में बिक रही है तो कैश आएगा, कैश होती है एसेट, एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल एंट्रीज हैं, मतलब देखने में कॉम्प्लिकेट लग सकती हैं लेकिन जब आप ट्राई करोगे तो बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एच केस, क्रेडिटर टू होम द फर्म ओव्ड 6,000। ओव्ड मतलब जिसको देने थे, और क्रेडिटर्स वही पर्सन होता है जिसको पैसे देने होते हैं। सो 6,000 रुपीज हमने पे करने थे। उसने एक्सेप्ट कर लिया स्टॉक 5,000 वाला एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। यानी जिसको हमने 6,000 देने थे उसने स्टॉक लिया 5,000 वाला, लेकिन उसने कहा ये स्टॉक 5,000 का नहीं है, इसमें मेरे को 5% डिस्काउंट करके फिर मेरे को दो, और बाकी बची हुई पेमेंट उसने कैश में एक्सेप्ट की। तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे यहां पर। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन, 6,000 के क्रेडिटर्स थे, इन्होंने कहा कि भाई 5,000 वाला स्टॉक मेरे को दे दो, 5,000 वाला स्टॉक मेरे को दे दो, लेकिन 5% डिस्काउंट पर। तो 5% माइनस करेंगे 250, ये आ जाएगा 4750। तो इसका मतलब 4750 की पेमेंट हमने क्रेडिटर को कर दी क्योंकि वो स्टॉक ले गया। बाकी बची हुई पेमेंट 1250, ये पेमेंट हमने उसको कैश में की। तो ये एसेट हो गई जो उसने टुक अवे की, और बाकी ये हमने उसको कैश में पेमेंट कर दी। अब जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई क्रेडिटर या कोई भी लायबिलिटी एसेट के बदले में एक्सचेंज हो जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती। और एग्जाम में आपने इसको खाली छोड़ के नहीं आना है, प्रॉपर लिखना है नो एंट्री, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है। सो फर्स्ट नो एंट्री और सेकंड कौन सी एंट्री आएगी? कैश पे कर रहे हैं ना, कैश एसेट है, एसेट कम हो रही है, तो रियलाइजेशन टू कैश 1250 एंड 1250। तो सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं यहां पर। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हमारे पास है आ लायबिलिटी अंडर अ सूट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें ना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट ₹32,000 एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमें कह रहे हैं कि जो हमारे टोटल क्रेडिटर्स थे ना, उसमें 13,000 रुपए हमने ऐसे बनाकर रखे हुए थे कि अगर हम केस हार गए तो हम 13,000 रुपए दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में हम केस हार गए और हमें 13 नहीं 32,000 देने पड़े। तो 32,000 तो देने ही पड़े, साथ ही साथ बची हुई लायबिलिटी की पेमेंट भी करनी पड़ी। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। 50,000 के हमारे टोटल क्या हैं यहां पर? क्रेडिटर्स। इस 50,000 में से 13,000 वाले ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिसके अगेंस्ट केस लगा हुआ था, यानी कोर्ट में केस चल रहा था कि 13,000 रुपए देंगे या नहीं देंगे। अगर तो हम केस जीत जाते तो हमें ये 13,000 रुपए नहीं देने पड़ते, लेकिन हुआ क्या, हम केस हार गए और हमें 13 नहीं 13 की बजाय 32,000 देने पड़े। तो 13,000 इसमें से माइनस कर दो, रह गई ये 37,000। 37,000। तो 32,000 हमें देने पड़े ये वाले,
13,000 के बजाय 32,000 देने पड़े, प्लस बाकी बचे हुए 50 में से 13 निकाल दो, बचे हुए 37,000। सर उसके बारे में तो यहां कोई जानकारी है ही नहीं कि उसकी पेमेंट करनी है या नहीं करनी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट सेव कर लीजिए अपने माइंड में। अगर बैलेंस शीट में एसेट दी हुई है, मान लो डेटर दिए हुए हैं या फिर प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, लेकिन वो मार्केट में कितने की बिकी ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो मार्केट में बिकी ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 है। वहीं पर अगर बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी दी हुई है और वो लायबिलिटी की पेमेंट हमने कितनी की या नहीं की वो कुछ बताया ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करनी है। लायबिलिटी की पेमेंट उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी बताई गई है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो जितनी दी है उतनी ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दो ऑपोजिट रूल है, इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं एक तरह से। एसेट बिकी या नहीं बिकी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब मान लो एसेट बिकी ही नहीं। लायबिलिटी की पेमेंट की गई है फर्म के द्वारा कि नहीं की गई, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी, जितने की लायबिलिटी लिखी हुई थी, उतनी ही पेमेंट हमने करनी ही करनी है, चाहे एडजस्टमेंट कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो यहां पर 37,000 देने हैं या नहीं देने कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, लेकिन फिर भी हमें ये पे करने ही पड़ेंगे। सो एंट्री क्या आएगी, हम पेमेंट कर रहे हैं ना, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक। सो टोटल पेमेंट कितनी हो गई, 32,000 एंड 37,000, 69,000। तो ये इंपॉर्टेंट ट्विस्टिंग पॉइंट था। अब सेकंड भी कुछ ऐसा ही है, रवि वाज टू गेट रेम्युनरेशन ऑफ 23,000, यानी एक्सपेंसेस वाला पॉइंट आ गया। रवि को जो है वो 23,000 दिए जाएंगे डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ही ऑल्सो एग्री टू बी अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसने कहा ठीक है आप मेरे को 23,000 सैलरी दे रहे हो तो मैं खर्चा भी देने के लिए तैयार हूं, जो भी खर्चा होगा कम हो ज्यादा हो मैं दे दूंगा खर्चा, आप मेरे को 23,000 सैलरी दे दो। Realization of expenses of ₹10,000 were paid by Ravi, but from the cash of firm. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहे हैं, रवि को 23,000 सैलरी दी गई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर करने के लिए। रवि ने कहा ठीक है मैं खर्चा बियर करूंगा, लेकिन जब खर्चा बियर करने की बारी आई तो रवि ने फर्म की कैश में से पैसे दिए, यानी फर्म पेड ऑन द बिहाफ ऑफ रवि। अभी मैंने आपको थर्ड केस बताया था ना, ये वही केस है, एक बार दोबारा से देखो, ये थर्ड केस याद है, थर्ड केस का सेकंड पॉइंट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी दिए गए फिर भी पेमेंट फर्म ने की, तो दो एंट्रीज आएंगी। सॉल्व करें अब इसे, इंपॉर्टेंट है ये। सो क्या एंट्री आएगी, सबसे पहली एंट्री, रवि को जो रेम्युनरेशन के पैसे दिए गए, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रविस कैपिटल। मतलब रवि के अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, कितने, 23,000। सो रवि को 23,000 दे दिए गए, लेकिन फिर भी रवि ने पैसे खुद बियर नहीं किए, फर्म की कैश में से पैसा निकाल के रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दिए। तो सेकंड एंट्री क्या आएगी, रवि के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करने की। सो कितने एक्सपेंसेस थे, 10,000 के। सो रविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू कैश, 10,000 एंड 10,000। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, स्टूडेंट्स को हर बार कंफ्यूज करती है। फर्स्ट एंट्री हमारे पास हो गई जिसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और रवि के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए, लेकिन फिर भी रवि ने पैसे खुद नहीं दिए, फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म की कैश यूज की। इसलिए अब हम रवि के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, यहां पर डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि उसके अकाउंट से हमने पैसे निकाल के पैसे देने। तो ये हमारे पास था आज का कॉन्सेप्ट। लास्ट में जाने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहेंगे, इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिए, कमेंट में इनके आंसर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।